लेकिन यहाँ कैसे पहुँची और ये कौन है, कैसे मुलाकात हुई दोनों की? क्या पहले से ही दोनों एक-दूसरे को जानते थे? हाँ, शायद। इसीलिए तो उस रात भाग रही थी, लेकिन सुना तो ये था कि उसके चाचा पैसा लेकर किसी अधेड़ से ब्याह करवा रहे थे। हाँ, याद आया, यही बात तो थी। मैं खुद लड़का देखकर आया था, परंतु ये भी तो हो सकता है झूठ बोल रही हो। भागने के लिए एक मौका चाहिए, एक बहाना चाहिए था, इसीलिए। हाँ, यही बात होगी। खुद ही खुद में सवाल-जवाब कर रहा था वो और तुरंत नींव के भंवे गुस्से में तन गई। जी में आया कि अभी जाऊँ और अदिति को खींचकर 2 चांटा लगा दूँ। उसे धोखा देने के लिए, उसकी फैमिली को बदनाम करने के लिए। सच में ऐसी 2-4 लड़कियों की वजह से सब लड़कियां बदनाम हो जाती है, भरोसा उठ जाता है। मन ही मन बोलते हुए उसके गुस्से की सीमा नहीं थी। अब उसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो पॉकेट में हाथ डाले अदिति की तरफ बढ़ने लगा, तभी उसके दोस्तों ने उसे हाथ खींच लिया। अरे कब से आवाज लगा रहा हूँ, कहाँ जा रहा है? चलो डांस करते हैं। परंतु नीव ने खींचते हुए कहा, अरे छोड़ो ना यार, क्यों खींच रहे हो? मैं किसी को देख रहा हूँ। तू पिछले कुछ महीनों से हर किसी को देख ही रहा है। बुरा गया है साले, किसे ढूंढ रहा था? बता कौन दिखा? वही लड़की अदिति जो भाग गई थी तुझे छोड़कर। अरे हाँ वही है, मैंने अभी जस्ट देखा। एक बहुत ही हैंडसम और अमीर लड़के के साथ वो डांस कर रही थी। सुनकर उसका एक दोस्त बहुत भड़क गया, साला अपने साथ हम सबको भी पागल करेगा। अरे हम तुझे यहाँ लेकर आए ताकि उसकी यादों से तुम उबर सको, दूर जा सको, और तुम उसी के ख्याल में डूबे हो। यहाँ भी तुझे अदिति दिख रही है, वो भी एक अमीर और हैंडसम लड़के के साथ। अरे कब तक उसकी याद में चलता रहेगा? एक लड़की के लिए खुद को बर्बाद करेगा। देख ब्रो, तुम्हें में कोई कमी नहीं है। तू जैसा भी है, जो भी है, बहुत अच्छा है, किसी से कम नहीं है। तो अपनी तुलना किसी से मत करो। और लड़कियां वो तो लाइफ में आती जाती रहती है यार, दुनिया में कमी थोड़ी ना है। वो गई तो कोई और आ जाएगी। किसी और को तो देखो, मूव ऑन तो करो। तुम नहीं समझोगे, जिससे हम सच्चा प्यार किए हो वो हमें छोड़कर चला जाए तो कितना दुख होता है, क्या बीतती है। हाँ सच में हमें नहीं समझ आती। अब चल बता, कहाँ दिख रही है तुझे अदिति? तभी एक दोस्त ने आकर कहा, हाँ चल दिखा, हम भी देखें और चलकर एक साथ उससे बात करते हैं, पूछते हैं क्यों तुझे धोखा देकर गई, पागल बनाकर गई। किसी और के साथ वो ऐसा करे उससे पहले हमें उसे रोकना होगा। देखो भीड़ में वो भी डांस कर रही है। सबने मुड़कर देखा, वहाँ वो लड़की नहीं थी, क्योंकि तब तक अर्णव और अदिति वहाँ से निकल चुके थे। कहाँ है? दिखा, किधर दिख रही है? कौन सी लड़की? देखो सब अपने अपने पार्टनर के साथ है। जो फोटो तूने हमें दिखाया उसके चेहरे से तो कोई मैच नहीं हो रही है। तुझे भ्रम हुआ होगा, क्योंकि तुझे हर जगह वही लड़की दिखाई देती है। साला मूड ऑफ हो गया। अब हम नहीं डांस कर रहे, चलो होटल चलते हैं हम सब। परंतु नीव नहीं माना। वो इधर उधर भागने दौड़ने लगा, ढूंढने लगा। अरे नहीं, सच बोल रहा हूँ मैं, यहीं देखा मैंने। ब्लू जींस और व्हाइट टॉप पहने, खुला बाल था, उसकी आंखें नीली थी। उसका एक दोस्त अब बुरी तरह से नाराज हो गया। अरे ये सब करने से कुछ नहीं होगा, इसका दिमाग ठिकाने नहीं आने वाला। कल इसके साथ हम सभी पागल हो जाएंगे। तो इससे पहले कि हम सबको कुछ हो, इसको या तो रांची लेकर चलो या आगरा। जा भाग साले, पागल हो गया है लड़की के पीछे। इसे हर जगह वही लड़की दिखाई देती है। साले को रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं हो रहा। अरे फोटो में जो अदिति है उसकी आंखें काली है, और जो लड़की को तूने अभी देखा, जिसके बारे में तुम बता रहे हो, उसकी आंखें नीली थी। ये कैसे हुआ भला? इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हो गया? पता नहीं, लेकिन मैंने देखा वो वही थी। और आई एम 100% श्योर वो लड़की अदिति ही थी। वो जोर देकर अपनी बात कहने लगा, उस लड़की को बताने लगा, तो सारे दोस्त उसकी बातों पर यकीन कर लिया और इधर उधर देखने लगे। इधर अर्णव अदिति को लेकर बाहर निकला और कहा, अब होटल चले, ठंड बढ़ती जा रही है, हम सुबह कहीं निकले, आराम भी जरूरी है, फिर देखते हैं कल किधर घूमने का प्लान बनता है। अदिति ने हाँ में सिर हिलाया और अर्णव का हाथ थामकर वो कार में आ गई और कुछ ही देर में वो दोनों भी होटल पहुंच गए। डिनर बाहर से करके आए थे तो बस फ्रेश हुए और चेंज कर दोनों बेड पर आ गए। तभी अचानक अर्णव उठकर बैठ गया, आप यहाँ आराम कीजिए, मैं काउच पर चला जाता हूँ। पर क्यों? कहीं नींद में फिर कुछ हुआ और आपको कोई परेशानी हुई तो? अब भला मुझे अपने पति से क्या परेशानी होगी? चलिए बेड पर आइए, काउच पर कंफर्टेबल नहीं होगा सोने में आपको। और हमेशा की तरह इस बार भी पति शब्द सुनते ही उसके मन में भी हलचल सी हुई। वो खुद को सामान्य दिखाते हुए
वो भी बेड पर लेट गया तो अदिति भी मुस्कुराते हुए करवटें बदल ली। अर्नव के पीछे की तरफ कुछ देर तक देखा, फिर अपने ऊपर ब्लैंकेट खींचकर आंखें बंद कर ली। इधर नीव और उसके दोस्त ने पूरे क्लब में हर जगह देखा, पर अदिति जब कहीं दिखाई नहीं दी तो सबने फिर कहा कि तुम्हें भ्रम हुआ होगा। परंतु नीव भी अपनी बातों पर टिका हुआ था। सुनो, हम एंट्री पर जाकर या नहीं तो मैनेजर से बात करते हैं, फोटो दिखाकर पूछते हैं। अरे चलो निकलो यहाँ से। पूछने गए और पता चला कि वो हमें ढूंढ रहे हैं, किसी लड़की पर नजर रखने के लिए। हाँ हाँ चलो, नहीं तो इसके साथ हम भी पिट जाएंगे। ऐसा पहले कई बार हो चुका था, इसीलिए उसके दोस्तों ने यकीन नहीं किया। लेकिन नीव जानता था आज उसकी आंखों का कोई धोखा नहीं हुआ। वाकई उसने देखा, पर सबको यकीन कैसे दिलाए। तभी एक दोस्त ने कहा, चलो ब्रो, हम दिल्ली लौटते हैं, पढ़ाई छूट रही है, नेक्स्ट मंथ से एग्जाम भी है। परंतु नीव नहीं आना चाह रहा था, लेकिन सभी दोस्तों ने खींच कर उसे होटल में ले आए। सब दिन भर के थके हारे थे तो सो गए, पर नीव को थकान के बावजूद नींद नहीं आई। बार बार आंखों के सामने अदिति और वो लड़का आ रहा था। उसे अगले दिन दिल्ली नहीं लौटना था। वो रुककर अदिति को ढूंढना चाहता था, लेकिन कैसे, कौन मदद करेगा। तभी नीति की याद आई, तुरंत उसे कॉल लगा दिया। गहरी नींद में सो रही नीति के मोबाइल पर जब रिंग बजा देखा तो भाई का नाम शो हो रहा था। इतनी रात गए, भाई ने क्यों कॉल किया, मन में बोलते हुए तुरंत कॉल रिसीव किया तो उधर से नीव ने कहा, हेलो नीति। हाँ भाई बोलो ना, अदिति मिल गई क्या? पर कहाँ कहाँ है वो? आपने देखा, उससे बात हुई आपकी? अरे यहाँ कश्मीर में है, आज क्लब में देखा मैंने उसे एक लड़के के साथ। एक काम करो, तुम कल की फ्लाइट लेकर सीधे यहाँ आ जाओ। और हाँ, फिलहाल इसके बारे में मम्मी पापा को मत बताना कुछ भी। ओके ठीक है भाई, मैं आ रही हूँ। इधर दिल्ली में कुंवर जी सुबह दोपहर शाम तीनों समय भतीजी को ढूंढ ढूंढ कर थक चुके थे, पर वो नहीं मिली। आखिरकार थक हार कर जितेश को फोन किया। जितेश बाबू, आपको जरूर धोखा हुआ होगा, वो लड़की मुझे कहीं नहीं दिखी। ठीक है तुम जाओ, अब हम अपने तरीके से ढूंढेंगे, लेकिन अगर वो मिल गई तो फिर याद रखना तुम कभी नहीं दिखोगे। अब आप हमें सरासर धमकी दे रहे हैं। देखिए हम चुप नहीं बैठेंगे, आगे बढ़ेंगे। हम तुम्हें धमकी दे रहे हैं तो तुम आगे कहाँ बढ़ोगे? बताओ क्या करोगे? हम पुलिस के पास जाएंगे। ठीक है जाओ, लेकिन जाने से पहले सोच लेना, पुलिस किसे पकड़ेगी, कौन फंसेगा, तुम या मैं? कौन अपनी भतीजी को बेच रहा था, मैं या तुम? जब पुलिस पूछताछ करेगी तो ये भी बता देना कि कैसे उस बच्ची को तुम दोनों पति पत्नी ने मजबूर किया अपनी संपत्ति देने के लिए। सुनकर कुंवर जी का जो भी गुस्सा था, जो भी तेवर थे, सब ठंडे पड़ गए। वो बिना कुछ बोले चुपचाप फोन काट दिया। इधर जितेश ने मोबाइल देखा और कहा, फोन काट दिया? मेरा फोन काटने का अंजाम अब तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा, और शादी तोड़कर भागने का अंजाम तो उस लड़की को भी भुगतना पड़ेगा। इधर कुंवर जी को दिन में तारे सुझाई दे रहे थे। वो एक बार फिर मन महसूस कर दिल्ली में रहने की सोची और एक आखिरी प्रयास करने का भी। इधर नीति ने भाई को ये तो कह दिया मैं आ रही हूँ, पर फिर सोचने लगी आखिर कश्मीर कैसे पहुंची। अगर वो वाकई होती तो एक ना एक बार मुझे जरूर मैसेज करती या कॉल करती कि मैं ठीक ठाक हूँ, सही सलामत हूँ। कहीं भाई को धोखा तो नहीं हुआ? हाँ धोखा ही हुआ होगा उन्हें। वैसे भी जब से उनकी शादी टूटी है तब से उन्हें हर राह चलती लड़की में कहीं ना कहीं अदिति ही दिखाई देती है। मन में बोलते हुए उसने तुरंत कॉल बैक किया। हाँ नीति भाई, वाकई वो लड़की अदिति ही थी या फिर तुम कहीं धोखा तो नहीं हुआ? मेरा मतलब है कि वो कानपुर से कश्मीर कैसे चल गई? अच्छा, तो इसका मतलब तुम्हें भी मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा? रुक, मैं अभी तुझे प्रूफ दिखाता हूँ, बोलकर निव ने तुरंत फोटो उसके मोबाइल पर भेज दिया और कहा, अच्छे से देखो, ये लड़की अदिति ही है ना? फोटो देखते ही नीति की आंखें चमक गई, कलेजा धक से रह गया। तुरंत कहा, हाँ भाई ये तो अदिति है, लेकिन इसकी आंखें नीली है। हाँ बस वही एक डिफरेंस है, पर जो भी है पता नहीं, मेरा दिल कह रहा है कि भी नीली आंखों वाली लड़की अदिति ही है। भाई तो फिर आप पास क्यों नहीं गए, बात क्यों नहीं की? और अगर वाकई वो अदिति है तो आपको तो पहचान जाती। हाँ मैं तो जा रहा था, पर मेरे दोस्त ने जाने नहीं दिया, उसे यकीन नहीं हुआ। जब वापस दोबारा मैंने देखा तब तक वो निकल चुकी थी। अच्छा, और हाँ ये सब मुझे ही कह रहा है, अब ये सब मुझे ही कह रहा है कि मेरी आंखों को धोखा हुआ होगा, कोई यकीन नहीं कर रहा। अगर तुम आ जाओ तो फिर हम सब क्लब में जाते हैं, फोटो दिखाकर वहाँ के मैनेजर से बात करेंगे, तब हो सकता है शायद पता चल जाए। ठीक है भाई, कल आने की कोशिश करती हूँ। कोशिश मत करो, तुम आ ही जाओ, अगर तुम रहोगी तो हेल्प हो जाएगी। हम पूछने गए तो हो सकता है वो गलत सोच ले या हम पकड़े जाए कि हम उस लड़की का पीछा कर रहे हैं, लेकिन तुम तो कह सकते हो कि मेरी सहेली है,
हाँ ठीक है भाई, मैं आ रही हूँ। अच्छा वो अकेली थी क्या? नहीं, वो एक बहुत हैंडसम और अमीर आदमी के साथ दिख रही थी। उसकी पर्सनैलिटी से लग रहा था वो बहुत रिच है। बताने के साथ-साथ अर्नव के दिल का दर्द भी बयां हो रहा था। ठीक है तुम रुको भाई, मैं कल आती हूँ। अगर वाकई अदिति है तो हम दोनों भाई-बहन मिलकर उसे अवश्य ढूंढ लेंगे। फिर दोनों भाई-बहन ने फ़ोन रखा और दोनों ही अपने कमरे में बेचैनी से घूमने लगे। दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था तो उसने भीमा को फ़ोन लगा दिया। इतनी रात को फ़ोन देखकर वो चौंक गया और तुरंत कॉल रिसीव किया। हाँ नीति जी, कैसी हैं आप? और इतनी रात के कॉल? सब ठीक-ठाक है ना? बढ़िया है ना? हाँ, हाँ, बढ़िया है सब। फिर नीति ने सारी बातें बता दी। तो फिर ठीक है, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। नहीं, नहीं, मैं चली जाऊँगी। अरे लेकिन आप अकेली क्यों जाएँगी? हम भी चलते हैं ना। मेरी बॉस यानी मेरा भाई-भाभी उधर ही है। हो सकता है आपको मदद मिल जाएगी, ढूँढने में आसानी हो। देखिए हो सकता है कि क्लब में आपकी दोस्त गई थी, जिसका डिटेल हमें ना बताए, पर मेरे भाई कहेंगे तो वो तुरंत दिखा देंगे। तब मैं जल्दी मिलने की चांसेस है। इसी बहाने हम दोनों को भी एक दूसरे का साथ टाइम बिताने का मौका मिल जाएगा। और जब जम्मू कश्मीर की बात हो तो अकेले थोड़ी ना मज़ा आएगा जाने में। आपको मजाक सूझ रहा है पर मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अगर वाकई वो मेरी फ्रेंड है तो पता नहीं वो कानपुर से कश्मीर कैसे पहुंच गई। न जाने किन हालातों से गुजरी होगी, क्या बीती होगी उस पर। अब वो कैसी है? क्लब में देखा है मतलब? मेरा तो सोचकर ही कलेजा धक-धक हो रहा है। इतना टेंशन मत लीजिए, कल वहां जाकर देखते हैं। वैसे कश्मीर में है ये आपसे किसने कहा? क्लब में उन्हें किसने देखा? मेरे भाई ने। अच्छा आपके भाई वहीं रहते हैं? नहीं, दिल्ली में रहते हैं बट वो घूमने गया। ओके, और एक बात, क्या वो मेरी बेस्ट फ्रेंड होने के साथ-साथ मेरे भाई की फियोंसे भी थी? ठीक है, टेंशन मत लीजिए, कल हम दोनों चलते हैं। भाई से बात करता हूँ, अगर उन्होंने मदद की तो बहुत जल्दी मिल जाएगी। और हाँ, आप रहने दीजिए, मैं यहाँ से टिकट निकाल लेता हूँ। जो ठीक लगे आपको। और दोनों ने फ़ोन रखा। भीमा ने बोल तो दिया पर अब उसे भी एहसास हुआ कि भाई ने काम की सारी जिम्मेदारी उसे सौंप कर गए हैं, तो छोड़कर जाना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन इधर नीति को भी कह दिया, अब करूँ तो करूँ क्या? भाई को फ़ोन लगाकर पूछ लो, अगर बोलेंगे आ जाने को तो मैं भी साथ में चला जाऊँगा, या नहीं तो भाई को ही कहूँगा कि नीति जी की मदद कर दे। मन में बोलकर उसने तुरंत अर्नव को कॉल लगाने लगा। लेकिन समय देखा तो रात के 2 बज रहे थे। नहीं, भाई सो रहे होंगे, अभी कॉल करना ठीक नहीं रहेगा। और वापस मोबाइल रख दिया। लेकिन रात भर नींद नहीं आई। पता नहीं भाई क्या कहेंगे, मानेंगे या नहीं, आनो को बोलेंगे या नहीं। उफ, मैं भी जोश में कुछ ज़्यादा ही बोल देता हूँ। इसी तरह दोनों की रात आंखों में ही कट गई। इधर सुबह 5 बजे जब अर्नव का फ़ोन बजा तो उसकी आंख खुली तो साथ में अदिति भी थी। वो खुद को अर्नव की मजबूत बाहों में पाकर मुस्कुरा उठी। वहीं अर्नव को पता चला कि अदिति उठ गई है तो वो शांत रहा, चुपचाप आंख बंद किया लेटा रहा और झट से हाथ बढ़ाकर मोबाइल को म्यूट कर दिया, ये सोचकर कि कहीं उनकी नींद न खुल जाए, मुझे उनकी बाहों से दूर न जाना पड़े। फिर अपना सिर हथेली पर टिकाकर एकटक अर्नव को देखने लगी। क्यूट तो है ही, सोते हुए तो और भी ज्यादा क्यूट दिखता है। जी तो कर रहा है चूम लूं, बाहों में कसकर भर लूं। अरे जी कर रहा है तो चूम ही लेती हूँ, मेरा ही पति है, प्यार करती हूँ इनसे। वहीं जानबूझकर आंख बंद किए अर्नव मन ही मन सोच रहा था, ये लड़की मुझे सुबह सुबह इस तरह स्कैन क्यों कर रही है? कहीं इसके मन में कुछ और भावनाएं तो नहीं आ रही? तभी अदिति ने अपने होठ से अर्नव के गाल को छू लिया। अर्नव का तन मन गुदगुदा गया। बेचारे को अब वो रहा नहीं गया तो उसने कशमशाते हुए अपनी आंखें खोल दी। ऐसा रिएक्ट किया जैसे उसे कुछ पता नहीं चला हो, पर उसके किसका नशा तो उसकी आंखों में छा गया। तुरंत अपनी नशीली आंखों से अदिति की आंखों में इंटेंसिटी से देखा तो वो सहन नहीं कर पाई, तुरंत पीछे हट गई। गुड मॉर्निंग, उठ जाइए, आपके मोबाइल पर किसी का कॉल आया था। अर्नव के कुछ बोलने से पहले ही अदिति ने कहा और बिस्तर से उठ गई। देखता हूँ। फिर अर्नव ने मोबाइल देखा तो भीमा का कॉल था। उसने तुरंत कॉल बैक किया। हाँ भीमा बोल, क्या हुआ? तब उसने सारी बातें बता दी। भाई उसकी फ्रेंड पिछले काफी महीनों से गायब है और वो बेचारी बहुत परेशान है। वो परेशान है तो हम क्या करें, ये हमारा लुकआउट नहीं है। और ये बताने के लिए तुमने मुझे सुबह सुबह फोन किया। क्या तुम इतनी भी समझ नहीं है कि कब किसे कॉल करूं? उसे बोलो पुलिस के पास जाए। मैं पुलिस वाला थोड़ी ना हूँ। सब कुछ छोड़कर हमारा यही काम रह गया है कि उसकी फ्रेंड और भाई की फियोंसे को ढूंढूं। वैसे एक बात बताओ, ये सब कब से चल रहा है? कब तुम्हारी वो दोस्त बन गई? बताया नहीं तूने। और तो और मेरे पीछे ये सब करता है तो फिर काम? भाई ये सब काम अच्छे से हो रहा, आपको सारा अपडेट तो दे ही रहा हूँ। रही बात उस लड़की की, तो जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था उसी दिन पहली मुलाकात हुई और इतनी जल्दी बात पे बढ़ गई। तुम दोनों इतनी जल्दी क्लोज हो गए, कुछ ज़्यादा फास्ट नहीं हो? तो भाई आप क्या चाहते हो? आपके जैसे स्लो रहे हम,
और आपके जितना पेशेंस नहीं है मुझ में। सेट अप। सच बोलूं तो आप ऐसे ही डांट कर मुंह बंद करवा देते हैं भाई। और एक बात, वो भी नर्स है अदिति भाभी के जैसे। हाँ तो मैं क्या करूं, उस नर्स की दोस्त को हम ढूंढे नहीं भाई, आपको ढूंढने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। हम तो बस बोल रहे थे कि उसको लेकर हम आ रहे हैं जिस क्लब में वो दिखी थी। अगर आप कह देंगे तो सारा डिटेल और सीसीटीवी फुटेज में मिल जाएगा, तब ढूंढने में आसानी होगी, इसीलिए। अच्छा, जब फ्रेंड को उसे ढूंढना तो तुम साथ में क्यों आ रहे हो? तुम काम पर ध्यान दो। हाँ ठीक है भाई, पर मैं आ जाता तो उसे भी अच्छा लगता और एक कंपनी भी मिल जाती। अब सीधे सीधे बोलना, इसी बहाने तुम दोनों टाइम स्पेंड करना चाहते हो, एक साथ समय बिताना चाहते हो। भाई आप तो सब जानते ही हो, फिर मुंह खोलकर क्या बताना जरूरी है। ठीक है, आ जाओ। और हाँ, जिस क्लब में देखा उसका नाम बता दो, मैं देखता हूँ। ठीक है भाई, मैं अभी पूछ कर बताता हूँ। भीमा ने फोन रखा और खुशी के मारे जो दिल बिल्लियां उछलने लगा, तुरंत नीति को कॉल किया। उसके फोन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। रिंग बजते ही झटके में फोन उठाया और कहा, हाँ बोलिए भीमा जी, क्या हुआ? सब कुछ हो गया। यूँ समझिए कि आपकी सहेली मिल गई। मतलब ये कि मैंने भाई साहब को सब बता दिया, तो उन्होंने आने के लिए कहा है और क्लब का नाम भी पूछा है जिसमें आपकी सहेली गई थी। उन्होंने कहा है कि अपने तरीके से पता करेंगे। नीति के भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने उछलते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ बस इतना ही नहीं, और अच्छी बात है क्या? जल्दी अब तो आपकी सहेली यानी आपके भाई की पियोन से तो समझिए मिल गई। हाँ तो क्या हमें भी कुछ मिलना चाहिए? मैं समझी नहीं। अरे मैं समझाता हूँ ना, मैं बोल रहा था कि अगर आपके भाई को उनकी फ्यून से मिल जाएगी तो मुझे भी आप मिलने चाहिए कि नहीं, इतनी सी बात। अरे मैं तो आपकी ही हूँ। ओह गॉड, सुबह सुबह इतनी बड़ी खुशी। काश आप पास रहती तो कसकर बाहों में भर लेता। डोंट वरी, वो समय भी बहुत जल्दी आएगा। भीमा हंसने लगा। ठीक है, आप फटाफट पैकिंग कर लीजिए, मैं टिकट निकाल कर अपनी पैकिंग कर आपको पिक करता हूँ। इधर अर्नव ने फोन रखा और पीछे मुड़कर देखा। तब तक अदिति नहाकर आ चुकी थी। पटियाला सलवार कुर्ते पहनकर आईने के सामने खड़ी होकर मांग में सिंदूर लगा रही थी। कमर तक लंबे बाल से अब तक पानी टपक रहा था, जिससे उसकी पूरी पीठ गीली हो चुकी थी। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। अर्नव वहीं खड़ा एकटक उसे देखने लगा। इस झूठे रिश्ते को भी वो कितने दिल से निभा रही है। पर मैं क्या कर रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ उसे? कुछ भी नहीं। क्या कुछ ज्यादा बेईमानी नहीं कर रहा हूँ मैं इसके साथ? दादू इसे अपने घर की बहू मानते हैं। मैंने भी तो कह दिया कि आप घर की सदस्य, पर वास्तव में जो हक इसे मिलना चाहिए मेरी पत्नी होने का, क्या मैं दे रहा हूँ? कितना स्वार्थी हूँ मैं। कोई बिजनेस, कोई काम भी इतना स्वार्थपूर्ण नहीं चलता। फिर ये तो रिश्ते हैं, कैसे चलेंगे? इसे अधिकार तो मिलने चाहिए। उसके कदम अनायास ही बढ़ने लगे उसकी तरफ। अभी वो उसके पीछे खड़ा हुआ कि तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। अर्नव ने डोर खोला तो सामने कॉफी वाला था। उसके लिए कॉफी लेकर आ चुका था। उसने कॉफी लिया और वापस डोर बंद कर अदिति की तरफ मुड़ा। तब तक अदिति दोनों हाथों से अपने बाल को झटक कर सुखा रही थी। पानी की कुछ बूंदें अर्नव के चेहरे पर भी पड़ गई। उसने कॉफी टेबल पर रखा और टॉवल लेकर उसके पास गया। अदिति ने देखा नहीं। उसने सामने ड्रेसिंग टेबल से हेयर ड्रायर उठाया और बाल को सुखाने लगी तो अर्नव ने तुरंत कहा, अरे रुकिए, इतने गीले बालों में ड्रायर मत लगाइए। इतने खूबसूरत बाल हैं आपके, खराब हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। फिर उसके हाथ से ड्रायर हटाकर रख दिया और टॉवल से पूछते हुए कहा, ऐसे बाल सुखाते हैं? आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, अदिति ने मजाकिया लहजे में कहा। लेकिन अर्नव को तुरंत दिया की याद आ गई। उसने कंघी लेकर अदिति के बाल को संवारते हुए कहा, हाँ वाकई एक्सपीरियंस है। दिया का बाल इसी तरह से तो मैं सुखाता था। अदिति का चेहरा तुरंत उतर गया। अर्नव को एहसास हुआ। तुरंत बात बदली। उसके कंधे को थामते हुए कहा, आइए कॉफी पीते हैं वरना ठंडी हो जाएगी। इधर नीति ने फिर अपने भाई को कॉल किया। उसे क्लब का नाम पूछा। उसने कहा, द बिग बैग एंड नाइट क्लब। और हाँ, मेरे दोस्त सब जा रहे हैं पर मैं यहीं रुक रहा हूँ। तुम यहाँ आकर मुझे कांटेक्ट करना। ठीक है भाई, मेरे एक दोस्त है, मैंने उन्हें बताया। उनके बॉस दिल्ली के एक बार बहुत बड़े बिजनेसमैन है, वो भी उधर ही है, तो वो वहाँ क्लब के मैनेजर से बात करके सारे डिटेल्स के साथ सीसीटीवी फुटेज निकलवा लेंगे। ठीक है, तब तो बहुत आसान हो जाएगा उसे ढूंढना। फिर नीति ने क्लब का नाम भीमा को बताया। भीमा ने अर्नव को। अर्नव ने जब क्लब का नाम सुना उसे याद आया कि हम भी तो इसी क्लब में थे रात को। फिर तुरंत वहां कॉल करके वहां के मैनेजर को पूछा तो पहले उसने कुछ भी देने से इनकार कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने कहा कि मैं अर्नव सिंघानिया हूँ, उसने तुरंत माफी मांगते हुए कहा, सर आपको सब मिल जाएंगे पर प्लीज कुछ दिन रुक जाइए। वो क्या है कि फरवरी महीना चल रहा है, बहुत भीड़ होती है क्लब में, अभी फुर्सत नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे।
लेकिन जैसे ही समय मिला हम सब आपको भेज देंगे, अब आपको फ़ोन करने की भी ज़रूरत नहीं, ठीक है? अदिति ने बात करते देखा तो पूछ लिया, क्या हुआ? सुबह से ही कॉल पर लगे हैं, कोई परेशानी की बात है? कोई परेशानी की बात नहीं, वो भीमा की एक दोस्त है जिसकी दोस्त पिछले कुछ दिनों से गायब, उसे कल रात उसी क्लब में देखा जिसमें हम गए थे। अच्छा, हाँ अभी बात हुई, वहाँ को सारी डिटेल्स मिल जाएंगे, फिर सब पता चल जाएगा। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, एक दोस्त अपने दोस्त को ढूंढ रही है, वो भी इतने महीनों बाद। भगवान करे उसकी दोस्त मिल जाए। बोलते हुए अदिति को तुरंत नीति की याद आ गई और मन ही मन बोली, मैं भी तो कितने ही महीनों से गायब हूँ, किसी को पता नहीं मेरे बारे में कि मैं कहाँ हूँ। क्या कोई मुझे ढूंढ रहा होगा, खोज रहा होगा, कोई याद भी कर रहा होगा? शायद नहीं। और वो उदास हो गई। अर्णव ने उसकी तरफ देखा तो स्माइल करते हुए कहा, आप क्यों उदास हो गई? चलिए कॉफ़ी पीजिए और बताइए हमें कहाँ जाना है घूमने? अदिति ने हाँ में सिर हिला दिया और कॉफ़ी उठा ली। यहाँ पर वही कहावत फिट हो रही है, बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा। बताइए आज हमें कहाँ घूमने जाना है? अदिति कश्मीर के सोनमार्ग के बारे में सुन चुकी थी तो उसने वही नाम बताया तो अर्णव और वो घूमने निकल गए। इधर भीमा और नीति भी कश्मीर आ गई, पर वे अलग रुके थे। नीव के सारे दोस्त दिल्ली लौट गए पर नीव वहीं रुक गया। सारे दोस्तों ने बहुत समझाया पर वो जाने को तैयार नहीं हुआ। धीरे धीरे दिन बीत रहा था, अर्णव और अदिति क्लोज हो रहे थे। अर्णव भी समझ रहा था पर दिया की छाप जो उसके दिल पर थी वो उसकी यादों से जा नहीं रही थी। वो चाहकर भी अदिति को अपना नहीं रहा था, उसे अदिति से प्यार हो गया, स्वीकार नहीं कर रहा था। अदिति की कोशिश कर रही थी अपने दिल की बात बताने की पर बोल नहीं पा रही थी। सोचते ही हार्ट बीट बढ़ जाती, नर्वस हो जाती, फिर वो पीछे हट जाती। इधर भीमा और नीति भी क्लोज हो रहे थे लेकिन नीति अपनी सहेली की ढूंढने में याद में तड़प रही थी। इसी तरह दिन बीत गए। अर्णव के दिल्ली लौटने का समय हो रहा था। क्लब वालों ने कहा था कि समय मिलते ही फुटेज भेजेंगे, उसके बावजूद भी तीनों ने अपने तरीके से हर संभव कोशिश की अदिति को ढूंढने की, पर वो नहीं मिली। तब एक दिन भीमा ने कहा, भाई आप फिर से पूछिए ना उसे। हाँ मैंने बात की है, कल वो सारा डिटेल भेज देगा, ठीक है? वैसे अब कहाँ है भाई? हम लोग बाहर ही निकले और परसों हम लोग को भी दिल्ली निकलना है। वैसे अदिति भाभी क्या कर रही है? उसने अदिति की तरफ देखते हुए कहा, वो यहाँ का पारंपरिक ड्रेस पहनकर फोटो क्लिक करवा रही है। और आप साथ में नहीं है? मतलब भाभी अकेले फोटो क्लिक करवा रही है? हाँ मुझे इंटरेस्ट नहीं है, किसमें फोटो शूट कराने में या भाभी में? मुंह बंद रखो भीमा, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं। ज़्यादा बोलने की ज़रूरत सच में नहीं, पर हाँ अगर गलत नहीं करेंगे तब अपने हनीमून पर भी भाभी अकेली है ना? नहीं वो अकेली नहीं है, मैं हर पल उसके साथ हूँ और मैं कुछ गलत नहीं कर रहा तो सही गलत की सीख मुझे मत दो भाई। वो हर रिश्ते को दिल से निभा रही है पर बदले में क्या मिल रहा है? सिर्फ अकेलेपन के अलावा। ये मत भूलिए कि कभी अगर उसे सच्चाई पता चल गई फिर उसके दिल में आपकी क्या जगह रह जाएगी। अभी अभी अर्णव को उसके बारे में सोचने लगा था, फील करने लगा था, लेकिन भीमा की बातों ने मूड ऑफ कर दिया और तुरंत कहा, मुझे इसके दिल में जगह बनाने की ज़रूरत भी नहीं। उसे जैसे रहना रह सकती है, घर में उसे सारे हक मिलेंगे, वो सब कुछ मिलेंगे जिसमें वो खुश रह सके, पर उसे अपनी पत्नी का दर्जा देना, दिया की जगह देना मुझसे नहीं होगा। तो आइंदा मुझे इस बात को लेकर कोई सजेशन मत देना। चलो फ़ोन रखो। इधर साथ फ़ोटो शूट कराने के बाद अदिति की नज़र वहाँ खिले रंग बिरंगे कश्मीरी गुलाब पर गई। उसने कुछ गुलाब तोड़ लिया पर मन ही मन बोली, नहीं मुझे अपनी झिझक तोड़नी होगी, किसी एक को तो कोशिश करनी होगी आगे बढ़ाने के लिए। मन में बोलकर उसने हिम्मत जुटाया और फूलों का गुच्छा अपने पीछे छुपाए वो मुस्कुराते हुए बेहद रोमानी चाल में चल रही थी अर्णव के पास अपने दिल की बात बताने। लेकिन वो बोलते उससे पहले ही उसने अर्णव की सारी बातें सुन ली। उसका कलेजा बैठ गया सुनकर। सारे ख्वाब अरमान धरे के धरे रह गए। यहाँ आकर अर्णव के व्यवहार में जो चेंज आया था वो देखकर तो वो मन ही मन खुश हो रही थी। शायद वो भी उसके करीब आ रहा है, इसीलिए तो उसने इतनी हिम्मत की अपने दिल की बात बताने की। पर यहाँ कुछ और सुनकर उसके मंसूबों पर हमेशा के लिए पानी फिर गया। उसका चेहरा उतर गया। उसने फूल को पीछे ही गिरा दिया जो अगले ही पल चल रहे दूसरे लोगों ने पैरों के तले रौंद दिया। अदिति ने तुरंत मुड़कर उस कुचले गुलाब को देखा। वो झुककर उठाने लगी, तब तक किसी और ने उठाकर उसे डस्टबिन में फेंक दिया। देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। बिल्कुल इस गुलाब की तरह मेरा दिल, मेरे अरमान, ख्वाब, सपने सब रौंद दिए गए। पर मैं ही बेवकूफ़ हूँ, क्यों इतने सपने सजा लिए। तब तक अर्णव ने फ़ोन रखा, अदिति की तरफ देखा जो उसकी तरफ पीट किए खड़ी थी। अदिति शाम होने को आई, अब चले। वो झटपट सामान्य पीछे मुड़कर हाँ में सिर हिला दिया, फिर चुपचाप कार में आकर बैठ गई। तो अर्णव भी दूसरी तरफ से जाकर बैठ गया। स्टीयरिंग थाम ली। कुछ ही देर में कार स्टार्ट हो गई। दोनों होटल के लिए निकल गए। अर्णव के दिमाग में अभी भी भीमा की कई बातें गूंज रही थी। आपको किसमें इंटरेस्ट नहीं है, फोटो खिंचवाने में या अदिति भाभी में? याद रखिए जिस दिन सच्चाई पता चलेगी
फिर क्या जगह रह जाएगी उसके दिल में आपकी याद कर मन बेचैन हो गया। ये क्या कह दिया मैंने भीमा को, वो भी मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, कितना स्वार्थी हो गया हूँ मैं। फिर अगले ही पल मन में बोला, हाँ तो जो सोचना सोचे, अब तक सबको मैं सफाई नहीं देता फिरूंगा, सच्चाई नहीं बताता फिरूंगा, मैं सबकी नज़र में स्वार्थी हूँ वो सही। तभी तिरछी आंखों से अदिति को देखा जो गुमसुम बैठी विंडो से बाहर एकटक देख रही थी। अर्नव भी एकटक देखता रह गया। कितनी खूबसूरत है, कितनी मासूम, कितनी प्यारी, भला कौन होगा ऐसा पत्थर दिल इंसान दुनिया में जिसे इससे प्यार नहीं होगा, लगाव नहीं होगा। कौन नहीं चाहेगा इसे। मैं भी तो चाहने लगा। हाँ मुझे भी तुमसे प्यार हो गया, बहुत लगाव हो गया, पर मैं बदनसीब हूँ। अपनों का प्यार साथ मेरे नसीब में नहीं है। जो भी अच्छे लोग मेरे जीवन में आए किसी न किसी तरह दूर चले गए। इसीलिए डर रहा हूँ तुम्हें अपनी लाइफ में शामिल करने से कि कहीं तुम भी बाकियों की तरह करीब आकर दूर न चली जाओ। अगर तुम चली गई तो जो थोड़ा बहुत जीने लगा हूँ मर जाऊंगा। यहाँ मर जाऊंगा मैं। सोचते ही बेहद बेचैनी सी हो गई तो बोतल से एक सिप पानी पिया। फिर मन में बोला, मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हें भी मुझसे प्यार हो गया, पर मैं मजबूर हूँ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, इसीलिए मैं तुम्हारा नहीं हो सकता। उसके लिए मुझे माफ़ करना। अदिति भी विंडो से बाहर देखते हुए मन ही मन सोच रही थी, आखिर वो बार बार इतनी उम्मीद क्यों पाल लेती है। पहले समझ जाना चाहिए मुझे। हम दोनों का कोई मेल नहीं, कहाँ वो कहाँ मैं। पर वाकई आज अच्छी तरह से समझ आ गई, जिस लड़की के माँ बाप ना हो उसका कोई अपना नहीं होता। जीवन भर हर जगह ठुकराई जाती है। चलो अदिति, अभी सच्चाई को स्वीकार करो कि अकेले रहना है। अब दिल्ली जाकर सोचना आगे क्या करना है, कहाँ अपना ठौर ठिकाना होगा। जब काफी देर तक दोनों अपने अपने विचार में मग्न रहे, कार में चुप्पी छाई रही, तब आखिरकार अर्नव ने पूछ ही लिया, फोटो क्लिक करवाया। अदिति ने धीरे से नजर उठाकर उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। तो आपने दिखाया नहीं मुझे। तब उसने बैग से सारे फोटो निकाल कर सामने कर दिया। उसने एक एक करके सभी फोटो देखते हुए कहा, बहुत खूबसूरत लग रही है आप इन तस्वीरों में, ऐसे ही आप बहुत खूबसूरत है। थैंक यू बोलकर उसने एक बार फिर मुस्कुरा दिया, पर यह मुस्कान जबरदस्ती की लग रही थी। अंदर छुपी उदासी, दुख उस मुस्कान में भी झलक रही थी। सच में अंदर से दिल रो रहा था। क्यों ना रोए, जिससे हम प्रेम करते उसे एक उम्मीद लगाकर बैठते कि वो भी हमसे प्यार करे। वो जब हमें ठुकराते, इनकार करते, तब वाकई में बहुत दुख होता है। पर उसने अब दिल को मजबूत कर लिया। दुख सहने की आदि जो हो चुकी है बचपन से, तो वो हर तरह के दुख सही थी। खाने पीने से लेकर कपड़े लत्ते, लाड दुलार, हर दुख को झेलते झेलते अब तक वो मजबूत बन गई थी। तो इस दुख को भी वो अपने अंदर आसानी से दबा लिया। पर फिर भी उसके चेहरे पर उसकी तकलीफ, दुख झलक रहा था, जिसे कोई अपना ही नोटिस करता है। तो अर्नव ने नोटिस कर लिया और जब कुछ नहीं सूझा तो अचानक पूछ लिया, परसों तो हम चले जाएंगे, तो एक बार फिर क्लब चले। लेकिन अदिति ने जाने से इनकार कर दिया। थकान का बहाना बनाकर सीधे होटल चलने के लिए कहा। अब और कहीं नहीं घूमना, 2 दिन बचे तो वापस पैकिंग और आराम करेंगे। अर्नव नोटिस कर रहा था कि अदिति का खिला हुआ चेहरा अचानक बुझ गया। अचानक क्या वह इस बात से अनभिज्ञ था। उसने उसकी बातें सुन ली है। उसने एक बार फिर कहा, अच्छा तो शॉपिंग मॉल में चले, कुछ शॉपिंग कर लेते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। दादू और डॉक्टर साहब के लिए कुछ ले लेते हैं। हाँ तो आप चले जाइए, मेरा फिलहाल जाने का मन नहीं है। क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं लग रही? नहीं कुछ नहीं, बस थोड़ी थकान सी लग रही है। फिर होटल चलते, आप आराम कर लीजिए, बाद में शॉपिंग करते हैं। और कार को उसने होटल की तरफ घुमा लिया। तो दोस्तों आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।